तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं रामगुलम जी के कोट के साथ। रामगुलम जी कहते हैं, इंडिया इज़ नॉट जस्ट अनदर कंट्री फॉर अस, इट इज़ द लैंड ऑफ आवर एंसेस्टर्स, आवर ट्रेडिशंस एंड आवर कल्चरल हेरिटेज। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये रामगुलम जी कौन है। रामगुलम जी जो है वो मॉरिशस के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है मॉरिशस के। और ये कहीं ना कहीं एम्फोसाइज करते हैं कि जो इंडिया और मॉरिशस का रिलेशंस है, इंडिया और मॉरिशस के जो रिलेशंस हैं वो आज के रिलेशंस नहीं है, वो हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं। यही कुछ मतलब है हमारे इस कोड का कि इंडिया इज़ नॉट जस्ट अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री की तरह नहीं है इंडिया। इंडिया जो है वो लैंड ऑफ एंसेस्टर्स है, आवर ट्रेडिशंस है और कल्चरल हेरिटेज है। तो ज़्यादा अच्छे से इस कोड के बारे में आप समझ पाएंगे जब अपने डिस्कशन में एंटर करेंगे। इंडिया और मॉरिशस रिलेशंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है और हमारे CAPF एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि CAPF एग्ज़ाम में आज से पहले मतलब कि जो प्रीवियस ईयर्स है, आप पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे तो आप पाएंगे कि रिलेशंस इंडिया के नेबरिंग जो कंट्रीज़ है, चाहे वो नेपाल हो गया, चाहे चाइना हो गया, चाहे वो श्रीलंका हो गया, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। तो वैसे ही मॉरिशस भी हमारा नेबरिंग कंट्री है, तो ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और आज एडिटोरियल आया तो हमें अच्छा मौका मिला है कि इंडिया और मॉरिशस के जो रिलेशंस हैं थोड़ा सा उसके ऊपर नज़र डालें। आज से पहले हमने मॉरिशस को लेकर कोई भी एडिटोरियल डिस्कस नहीं किया है, तो एक और ये अपॉर्चुनिटी है हमारी, किसके लिए, हमारे नॉलेज पूल में, हमारा जो नॉलेज पूल है उसमें एक और डायमेंशन ऐड करने की। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अपना डिस्कशन मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अभी मॉरिशस की विज़िट पे जा रहे हैं। वो 11 से मतलब कि कल और परसों जो वो मॉरिशस के अंदर रहेंगे, वो वहाँ पे एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर जा रहे हैं मॉरिशस में, क्योंकि मॉरिशस का 12 मार्च को इंडिपेंडेंस डे आता है। तो ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी हो सकता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो 12 मार्च को कौन सी देश की यात्रा पे गए थे जहाँ पे उन्हें एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर इन्वाइट किया गया था। तो वो था हमारा मॉरिशस। तो मॉरिशस के इंडिपेंडेंस डे पे हमारे मोदी जी जो हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, वो गेस्ट ऑफ ऑनर वहाँ पे जा रहे हैं, इन्विटेशन मिला है। तो ये जो इन्विटेशन है दो कंट्रीज़ के बीच में कहीं ना कहीं हाईलाइट कर रहा है कि उनकी जो फ्रेंडशिप है, जैसे रामगुलम जी ने बोला है, लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप, हिस्टोरिकल रिलेशन, उसके बारे में भी कहीं ना कहीं हाईलाइट कर रहा है। और इंडिया जो और मॉरिशस जो है उनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैं कहूँगा कि टाइज़ है, जिसे हमें मेंटेन करना है, चाहे कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी आए, क्योंकि इंडिया के लिए मॉरिशस इंपॉर्टेंट है और मॉरिशस के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है। और हमने कोर्ट में भी देखा कि इनके जो रिलेशंस है वो आज के नहीं है, वो हिस्टोरिकल रिलेशंस है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की, कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हमारे लिए और इंडिया, हम दोनों के लिए, मॉरिशस और इंडिया के लिए, दोनों कंट्री एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम देखते भी हैं। और आपको पता भी है कि मॉरिशस के अंदर कहीं ना कहीं चाइना का जो है दबदबा भी बढ़ता जा रहा है कि अगर इंडिया के अपोजिशन वाली पार्टी आ जाती है तो हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे कि वहाँ से हमारे जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह थे उसे वापस बोलने के लिए, ले जाने के लिए बोला था। तो ये कुछ पास्ट की न्यूज़ थी। आज जो करंट चल रहा है वो क्या, कि अभी जो है मॉरिशस के अंदर लेबर पार्टी आई है। लेबर पार्टी को लीड कौन कर रहा है, हमारे नवीन चंद्रा रामगुलम, जो अभी हमने कोर्ट देखा था, वो तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, जो कहीं ना कहीं इंडिया और मॉरिशस के बीच में जो स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, जो रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, उसको कहीं ना कहीं हाईलाइट कर रहे थे। और अभी जो हमारे लेबर पार्टी के मिनिस्टर्स हैं, लेबर पार्टी के जो मिनिस्टर हैं, जो प्रधानमंत्री है वहाँ पे, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है रामगुलम जी, वो भी रामगुलम ही है, नवीन चंद्र रामगुलम। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो विजिट है, ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखी जा रही है कि हम जो है अपना रिलेशन जो है वो मॉरिशस के साथ बिल्ड कर सकें और इंटरपर्सनल जो रिलेशंस हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन प्राइम मिनिस्टर के साथ मेंटेन कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं हाईलाइट हो रहा है। पास्ट एक्सपीरियंस की बात करें तो रामगुलम जो थे पहले भी प्राइम मिनिस्टर थे 1990 के अंदर, जब इंडिया का हाई कमिश्नर जो मॉरिशस, उसने कहीं ना कहीं नोट करा था कि रामगुलम जी जो थे, अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया को सिक्योर करा था, इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न को सिक्योर करा था बेसिकली। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इंडिया के सपोर्ट में है। मैं ये मेन चीज़ जो है वो ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो पॉलिटिकल पार्टी है, लेबर पार्टी जो है, वो इंडिया के फेवर में, इंडिया को सपोर्ट करती है, इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट करा है।
और सेम प्राइम मिनिस्टर 90 में भी थे जिन्होंने इंडिया का सिक्योरिटी जो कंसर्न था, स्पेशली क्या सिक्योरिटी कंसर्न था, चाइना को लेकर जो सिक्योरिटी कंसर्न था, उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करा है, जैसे भूटान हमेशा करता है। भूटान जो है इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न का हमेशा ध्यान रखता है, इसलिए वो कोई भी ऐसी टाइज वगैरह नहीं करता जो इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के अगेंस्ट में हो। तो सिमिलरली जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे रामगुलम जी, जो अभी करेंटली है 1990 में, उन्होंने भी मोरलेस सेम करा था। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप में, ये जो गेस्ट ऑफ ऑनर जो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी को बुलाया गया मॉरिशस में, कि हमारी जो टाइज़ हैं जो थोड़ी सी पास्ट में देखा जाए तो प्रीवियस 2-3 सालों में थोड़ी सी डगमगा गई थी चाइना की वजह से, तो अब मौका है कि उसको सुधारा जाए, ये यहाँ पे बोला गया है। और बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है, ये जो इन्विटेशन मिला है कि हमारे जो रिलेशंस हैं उसको अच्छा किया जा सके। अब यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज़ के बारे में बताया गया है। देखो कि मॉरिशस के अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो मैक्सिमम वहाँ पे पॉपुलेशन है वो इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन है। यहाँ पे बताया गया है एडिटोरियल के अंदर कि 70% जो मॉरिशियन है, जो वहाँ के रेजिडेंट है मॉरिशियंस जो हैं, वो इंडियन ओरिजिन के हैं। जैसे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रामगुलूनम ने भी यही तो बोला था कि उनके बीच में जो टाइज़ हैं वो एंसेस्ट्रल टाइज़ है, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ एंसेस्टर्स। तो यहाँ पे बताया वही गया है कि मॉरिशियंस जो हैं वो 70% उनका जो ओरिजिन है वो इंडियन एंसेस्ट्री वाला है। तो अब आए कैसे थे वहाँ पे? थैंक्स टू ब्रिटिशर्स। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियन को इंडेंचर्ड लेबर जाके वहाँ पे लेके गए, शुगर केन की फार्मिंग वगैरह कराई। इसी लिए जो इंडियंस है जो वहाँ पे अमेरिका में, वो भी इसीलिए है। तो ये जो ब्रिटिश थे उनकी वजह से जो है मॉरिशस में 70% जो मॉरिशियंस है उनका जो ओरिजिन है वो इंडियन एंसेस्ट्री से रिलेट किया गया है। इसके बाद यहाँ पे ये भी बताया गया और डिटेल में बताया गया है क्या कि 50% जो ट्रेस मिली है वो बिहार और उत्तर प्रदेश से मिली है। बाकी जो स्मॉलर जो कम्युनिटी है जो तमिल, तेलुगु और मराठी बोलती है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे ही यहाँ से है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखा है। और जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जो हमने देखा था रामगुलम जी, जो फर्स्ट वाले प्राइम मिनिस्टर थे, उनका रोल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी देखा गया है। उन्होंने ये जो हमने देखा ना, ये वाले शिवसागर रामगुलम, इनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ये जो शिवसागर रामगुलम जी थे, इन्होंने हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिलके भी काम किया है ब्रिटिश इंडिया के अंदर। तो और उन्होंने बेसिकली करा क्या था कि हमारे बोस जी की एक बुक थी द इंडियन स्ट्रगल, उसकी प्रूफ रीडिंग करी थी। प्रूफ रीडिंग क्या होती है कि उसके अंदर कोई मिस्टेक ना हो, उसको एक बार जस्ट रीड करना, उसे कहते हैं प्रूफ रीडिंग। तो ये हमारे रामगुलम जी ने करी थी। तो देखा जाए तो हमारे रामगुलम जी जो मॉरिशस के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका भी जो है हमारा हिस्टोरिकल हमारे लीडर्स के साथ रिलेशंस रहा है। तो ये भी यहाँ पे बता रखा है। तो कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ है कि हमारी जो टाइज़ हैं आज की नहीं है, हमारी कल्चरल टाइज़ है मॉरिशस के साथ। अब ये जो हमारी कल्चरल टाइज़ है, इसका रिजल्ट हमें मॉरिशस में भी देखने को मिलता है कि जो मॉरिशियंस हैं वो इंडियन कल्चर को प्रमोट करते हैं। भाई करेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि 70% वहाँ की जो एंसेस्ट्री है वो तो इंडियन ही है, तो इंडियन कल्चर को प्रमोट करेंगे। कैसे करते हैं? वहाँ पे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट है जो 1976 में खोला गया था, जो कि इंडियन लैंग्वेज और इंडियन कल्चर को प्रमोट करता है। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो इंडियन कल्चरल सेंटर है मॉरिशस के अंदर, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट कल्चरल सेंटर है वर्ल्ड वाइड कहीं भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट भी है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉरिशस। तो देखा जाए तो जो मॉरिशस कंट्री है इंडियन कल्चर को कहीं ना कहीं प्रमोट करती है। तो ये हमारी जो डीप टाइज हैं मॉरिशस के साथ, इसको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर सकती है। और ये जो चीज़ है हम अपनी ऐसे राइटिंग के अंदर भी लिख सकते हैं। अगर इंडिया मॉरिशस रिलेशंस की बात आ जाती है और मॉरिशस के फेवर में कुछ लिखना होता है, हमारी टाइज के फेवर में कुछ लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो पॉजिटिव्स ही बताए गए हैं मैक्सिमम। अब इकोनॉमिक और बिजनेस टाइज की बात यहाँ पे की गई है कि हमारा जो मॉरिशस का जो बाइलेटरल जो हमारा ट्रेड है ये ग्रो हो रहा है। और अभी 2023 के अंदर 22-23 के अंदर ये था $554 मिलियन, काफ़ी ज़्यादा था मॉरिशस जैसी कंट्री, छोटी कंट्री के साथ। मॉरिशस जो है एक चीज़ और प्रोवाइड कराता है, एंट्री पॉइंट है हमारे लिए। कौन सी कंट्री के लिए? अफ्रीका के अंदर, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जितने भी नेशंस हैं, डेवलप्ड जितने नेशन हैं, सब अफ्रीका की तरफ जो है ध्यान दे रहे हैं। हमारा चाइना हो गया, इंडिया हो गया, सारे कंट्री जो है चाइना इसकी तरफ, अफ्रीका की तरफ ध्यान दे रही है। क्यों ध्यान दे रही है? क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स हैं, ठीक है। मिनरल्स के लिए बेसिकली ध्यान दे रही है। तो अब हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो भी अफ्रीका में ध्यान देना चाहते हैं। तो इसके लिए मॉरिशस जो है एक एंट्री पॉइंट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री बेसिकली बोली जाती है। और मॉरिशस का भी कहीं ना कहीं पास्ट वैसा ही कुछ है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एंट्री पॉइंट का काम करेगा।
ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। दूसरा यहाँ पे बता रखा है कि मॉरिशस एज अ बिजनेस हब जो है हम ट्रीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बाइलिंगुअल लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि मॉरिशस को अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्टिव बनाती है बिजनेस के लिए, अफ्रीकन्स के लिए भी और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी। तो वहाँ पे इंग्लिश भी बोली जाती है, फ्रेंच भी बोली जाती है। यही सारी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इसी की वजह से जो है ये एंट्री पॉइंट बनेगा हमारा अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, लीगल सिस्टम हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग है। और आपको पता ही है इंडिया जो है इन चीज़ों में माहिर है, तो इंडिया के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कराता है। उसके बाद ये जो है मॉरिशस की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे लिए एफडीआई का ग्रेट सोर्स है। क्यों? क्योंकि हमने मॉरिशस के साथ DTA8 साइन कर रखा है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये मैं 2-3 बार डिस्कस कर चुका हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या होता है डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट? ये बेसिकली ऐसे होता है, लेट से मॉरिशस है, ये लेट से इंडिया है। ठीक है, अब लेट से कोई कंट्री जो कोई कंपनी है जो मॉरिशस के अंदर रजिस्टर्ड है, अब वो यहाँ पे रजिस्टर्ड है, वो इंडिया में आके बिजनेस करना चाहती है, ये बिजनेस कर सकती है। अब इंडिया में जो प्रॉफिट होगा इसको तो इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी इसके पास, उसके बाद ये अपनी कंट्री में जाएगी तो फिर दोबारा टैक्स लगेगा। तो इस डबल टैक्स को अवॉइड करने के लिए DTAA साइन होता है कि जो तुम्हारी रजिस्ट्रेशन कंपनी है, जैसे यहाँ पे मॉरिशस है इस केस में, वहाँ पे तुम्हें टैक्स देना होगा और किसी कंट्री में टैक्स नहीं देना होगा। तो यहाँ पे इंडिया के साथ इसका जो है डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन हो रखा है। तो इसको इंडिया में टैक्स नहीं देना होगा, इसको कहाँ टैक्स देना होगा? सिर्फ मॉरिशस में देना होगा। तो इसी की वजह से जो है यहाँ पे बता रखा है कि मॉरिशस जो है हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स है FDI का, कि वहाँ पे मॉरिशस में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड है, लेकिन वो बिजनेस कहाँ करती है? इंडिया के अंदर करती है। और आपको पता है टैक्स हेवन वाला ये सारी चीज़ होती रहती है, ट्रिटी शॉपिंग वगैरह, हमने सारी चीज़ देख ली थी एक हमारे डिस्पैच डिस्कशन में। इसलिए मैं बोलता हूँ प्यारे बच्चों की रेगुलर रहा करो, भले ही मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ लेकिन मैं रेगुलर रहता हूँ। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। इसी की वजह से जो हमारा मॉरिशस है ये क्या है? हमारा बिगेस्ट सोर्स है FDI का, क्योंकि इसके साथ हमारा डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन हो रखा है। एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रखा है, 29% जो हमारी FDI है वो मॉरिशस के थ्रू आती है। तो देखा जाए तो ट्रेड वाइज, बिजनेस वाइज भी जो और ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज वाइज भी जो है हमारा मॉरिशस है इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो कल्चरल टाइज देख ली और एक हमने इकोनॉमिक टाइज देख ली। उसके बाद इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये भी हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉरिशस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारे विजन्स के लिए। आपको पता है कि हम इंडियन ओशन में जो है इंडिया जो है इंडियन ओशन में फर्स्ट जो है डिफेंस प्रोवाइडर रेस्क्यू वाला वो बनना चाहता है। तो उसके लिए मॉरिशस भी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो मॉरिशस है भले ही दूसरी कंट्री, छोटी सी कंट्री है, लेकिन इसकी वजह से उसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो थोड़ा सा बड़ा है, 2.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जिसकी वजह से जो हमारा मॉरिशस है वो मरीन रिसोर्सेज के लिए और जो की शिपिंग रूट्स है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जिस मेरे प्यारे के बच्चे को नहीं पता एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं कि लेट्स से अगर इंडिया का ये जो लैंड है यहाँ पे है, ठीक है, और इंडिया का एक ये हमारा ये अंडमान निकोबार हो गया, ये वाला अंडमान निकोबार हो गया हमारा, ठीक है, ये तो श्रीलंका मान लो। तो यहाँ पे हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऐसे करके होगा, ठीक है, यहाँ से भी 200 नॉटिकल माइल 200 नॉटिकल माइल तक हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। तो वैसे ही मॉरिशस यहाँ पे है तो इसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो यहाँ तक आ जाता है, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल तक। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है क्या कि मॉरिशस जो है उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जो जोन है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भले ही कंट्री छोटी सी है लेकिन 200 नॉटिकल माइल तक उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। और ये इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि वहाँ पे मॉड्यूल्स हैं, जो सी मॉड्यूल्स होते हैं ना वो वाले होते हैं, नहीं पता तो एक बार देख लेना। चलो मैं ही दिखा देता हूँ क्या होता है सी मॉड्यूल्स। ये इसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यही रीज़न है जिसकी वजह से सी मॉड्यूल्स, डीप सी मॉड्यूल्स, ये देखो ये वाला, अरे ये क्या निकल गया, रिसोर्सेज, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। देखो दिख रहा है ये वाला, मैं दिखाता हूँ, एक दिखेगा, डीप सी माइनिंग होती है ना वहाँ पे, एक वो मॉड्यूल करके कुछ पाता है, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जैसे ये दिखा रहा है ना नोड्यूल्स, पॉलीमेटैलिक नोड्यूल, सॉरी मैं डीप सी बोल रहा हूँ, पॉलीमेटैलिक है, पॉलीमेटैलिक
नोड्यूल्स, ठीक है। ये देखो ये वाला, इसकी मैं बात कर रहा था। इसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, सोने से ज़्यादा ये महंगा होता है, ठीक है। और पाता कहाँ पे है? ये डीप सी के अंदर पाता है। तो ये जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है, यहाँ पे ये मटेरियल्स हो सकते हैं। और ये जो है अभी जो कमिंग सनराइज इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो चाइना है वो अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बढ़ाने के लिए जो है छोटे छोटे आइलैंड्स को कब्जा करना चाहता है, ताकि उसका जो ये जो दायरा है ये बढ़ जाए, ठीक है। तो उसके पीछे भी ये रीज़न है। यहाँ पे भी यही बता रखा है कि जो हमारा मॉरिशस है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन थोड़ा सा बड़ा है। उसके बाद हमारा जो इंडिया का टारगेट है सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना, तो उसके लिए भी मॉरिशस इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कोस्टल रडार स्टेशन है हमने मॉरिशस के अंदर सेटअप कर रखा है। और ये जो रडार है ये हमारा सागर मिशन हो गया, फर्स्ट रिस्पॉन्डर का जो हम रोल अदा करना चाहते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेटेजिकली देखा जाए, इकोनॉमिकली देखा जाए या कल्चरली देखा जाए, हमारा जो मॉरिशस है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे अगलेगा आइलैंड हो गया, उसको डेवलप कर रहे हैं, उसके बारे में बता रखा है कि सर्विलांस जो फैसिलिटी है वो हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जॉइंट सर्विलांस फैसिलिटी दोनों नेशन। उसके बाद हमारी जो नेवी है उसको इंफॉर्मेशन फ्यूज़न सेंटर इन गुड़गांव जो हमने इस्टेब्लिश कर रखा है। बेसिकली ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली जो इंडियन ओशन रीजन्स के अंदर शिप्स वगैरह पास होते हैं, चाइना का बेसिकली आपको पता ही है कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर भी वो अपना दबदबा जो है कायम करना चाहता है। तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमने ये अपना सर्विलांस सिस्टम हो गया, अपनी नेवी हो गया, उसके लिए एक सेंटर एस्टैब्लिश कर रखा है गुड़गांवा के अंदर, ठीक है। वो हमें इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कराता है, कौन सी शिप कहाँ से जा रही है, वो सारी चीज़ें। तो उसके लिए हमारा जो मॉरिशस है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मॉनिटर कहाँ पे होता है? वहीं होता है। उसके बाद मॉरिशस की हमने हेल्प भी करी थी, किसके लिए? कि उसका जो ओशन टेरिटरी है उसको सर्वे करने के लिए हमने INS सर्वेक्षक जो है वो मॉरिशस के लिए वो करा था, ताकि मॉरिशस का जो ओशन टेरिटरी है वो थोड़ा सर्वे करे उसको, ठीक है। अंडर वाटर रिसोर्सेज हो गया, मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गया, इसको इम्प्रूव करने में भी जो है इंडिया मॉरिशस की हेल्प करता रहता है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। रीज़न क्या है? चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, सारी चीज़ चाइना को लेके हो रही है हमारे इंडियन ओशन रीजन के अंदर, ये तो आपको पता होना चाहिए। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल आपका हो जाएगा हमारा जो वो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया चाइना का, जो चाइना है, और उसका डेप ट्रैप हो गया, प्लस ये हम्बनटोटा उसका एग्जाम्पल है कि जो हमारा चाइना है डेप ट्रैप में फंसा के उसके हम्बनटोटा 99 ईयर के लिए उसने कब्जा लिया है। तो यही सारी चीज़ वो करना चाहता है। और मॉरिशस में भी जो इकोनॉमिक थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी, अभी हाल फिलहाल में ही न्यूज़ है, वो भी इसी वजह से आई थी क्योंकि उसका डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया था। तो यही सारी चीज़ बोल रखी है। इंडिया मॉरिशस का मैरीटाइम जो कोऑपरेशन है डेफिनेटली क्रूशियल है चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए। जो हमने देखा सारी चीज़ इसी चाइना से रिलेटेड है, स्पेशली जो स्ट्रेटेजिक चीज़ें हैं। तो यही सारी चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी गए हैं ये सिर्फ एक सेरेमोनियल इवेंट नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, हमारी जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं उसको स्ट्रेंथन करने की, अपना ट्रेड हो गया, बिजनेस हो गया, उसको थोड़ा सा बढ़ाने की, और जो हमारी सिक्योरिटी और मैरीटाइम डिफेंस है यहाँ जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसको टैकल करने की। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से समझ आ गया होगा। काफ़ी मज़ेदार जो था ये एडिटोरियल था और इम्पॉर्टेंट भी था। अब पेपर 2 के लिए टॉपिक है, इसको लिखने का ट्राई करना, लिखो और ग्रुप के अंदर शेयर करो ताकि नॉलेज आपकी भी बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा 58 टाइगर रिजर्व, आपको पता होगा दाई हिंदू के अंदर आज आया था, हमारा जो एक टाइगर रिजर्व और ऐड हो गया है, माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क बेसिकली कहाँ पे है? ये बेसिकली मध्य प्रदेश के अंदर है, और इसको हमारे जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने अनाउंस करा है। 9th टाइगर रिजर्व है कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश हमारे देश का जो है सबसे हाईएस्ट स्टेट बन चुका है, जहाँ पे हाईएस्ट टाइगर रिजर्व है, बड़ा सबसे पहला स्टेट बन चुका है, या बोल लीजिए मध्य प्रदेश वो स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट टाइगर रिजर्व है। ये टाइगर रिजर्व जो माधव नेशनल पार्क है कहाँ पे लोकेटेड है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में, चंबल रीजन में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो अब टाइगर रिजर्व ऐड हुआ है तो थोड़ा सा हम प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में भी पता होना चाहिए कि इसी के जो तहत जो है हम अपना ये सारा काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जो है हमारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की है। इनिशियली 9 टाइगर रिजर्व बेसिकली इसके अंदर किए गए थे। इसके अंदर इन सितु कंजर्वेशन होता है। इन सितु कंजर्वेशन क्या होता है? इन सितु कंजर्वेशन मतलब उसी के निवास स्थान पे जाके उसको ट्रीट करना, जैसे कि
टाइगर रिजर्व क्या है, बेसिकली टाइगर का घर है एक तरह से, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसके घर के अंदर उसको ट्रीट कर रहे हैं, ना कि जू में लेके आ रहे हैं। जू हो जाता तो जू क्या चीज़ है हमारा, एक्स सितु कंजर्वेशन, लेकिन हमारा ये जो है ये क्या है हमारा इन सितु कंजर्वेशन, ठीक है। इम्प्लीमेंट कौन करेगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है इसकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है। और एनटीसी का हमने देख भी लिया था, एनटीसी का हेड कौन होता है, हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर होते हैं। और ये जो एनटीसी है स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला हुआ है, स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना, स्टेटमेंट मल्टीपल दे देगा और फिर आंसर नहीं कर पाओगे। पैसे कहाँ से आते हैं इसके पास, एनटीसी के पास, देखो जो हमारा सेंटर है वो 60% जो है असिस्टेंट प्रोवाइड कराता है नॉन रिकरिंग आइटम के लिए। नॉन रिकरिंग आइटम मतलब बार बार खर्चा नहीं हो रहा, जैसे सैलरी वगैरह उसके लिए नहीं प्रोवाइड कराता। एक बार कोई मशीन लेनी हो उसके लिए जो, या फिर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ लेनी हो जो बार बार नहीं लेनी, तो उसके लिए जो है 60% जो पैसा है हमारा सेंटर देता है, बाकी स्टेट देता है। और बाकी जो रिकरिंग आइटम्स हो गई जो हर महीने खर्चा होता है जो, उसके लिए 50% पैसा देता है। तो थोड़ा ये भी पता होना चाहिए। और जो हिली स्टेट्स हैं उनके लिए 19% जो है 19:10, 60:40, ये बेसिकली जो है फंडिंग का रेशियो रहता है हमेशा। तो इसको थोड़ा सा रेशियो को याद रखना। लेकिन ये किसके लिए, नॉन रिकरिंग के लिए। उसके बाद एनटीसीए जो है वो बेसिकली असेसमेंट करता है कितने टाइगर है कितने नहीं है, कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करता है, एम स्ट्रिप, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था प्रीवियस ईयर के अंदर यूपीएससी के अंदर। एम स्ट्रिप जो है किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, हमारे टाइगर्स की जनगणना के लिए यूज़ होता है। तो थोड़ा सा बच्चों याद रखना, पग मार्क हो गए, कैमरा ट्रैप हो गए, ये सारी चीज़ें किस लिए होती हैं, उनकी जनगणना के लिए यूज़ है टाइगर की, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है उनको अब मर्ज कर दिया गया है, ये थोड़ा सा तुम्हें याद होना चाहिए। और इसके लिए एक स्पेशल फोर्सेस भी है जिसका नाम STPF है, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है। बस यही है, एंटी पोचिंग वगैरह के लिए है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप समझ आ गया होगा। तो आंसर करो इसको कमेंट बॉक्स में, सिर्फ देख के चले जाते हो, ये तो बात अच्छी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा EPIC नंबर। अभी देखो क्या हुआ है कि एलिगेशन पे एलिगेशन लग रहे हैं। एक गवर्नमेंट जो है दूसरी गवर्नमेंट को, एक पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो बोल रही है कि ये वोटर आई कार्ड जो है बनाते रहते हैं और फिर फर्जी वोटिंग होता है। ये सारी चीज़ें चल रही है अभी मार्केट के अंदर मतलब न्यूज़पेपर के अंदर। सच ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये जो हमारा वोटर आई कार्ड होता है ना, उससे कहते हैं EPIC कार्ड। अब ये चीज़ कंट्रोवर्सी में चल रही है तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। ये जो कार्ड होता है ये 10 डिजिट का नंबर होता है इसके ऊपर। जो वोटर आई कार्ड होता है ना आपका, वोटर ID, उस पर कितने डिजिट का नंबर होता है, 10 डिजिट का नंबर होता है। और कौन इसको इशू करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू करता है। 1993 से ये चल रहा है। और किसके अंदर आ रहा है, हमारे रूल 1960 के अंदर, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960 के अंदर। एरोनेट, बेसिकली एरोनेट क्या है, एक वेब बेस्ड रोल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हमारा ये जो EPIC कार्ड है, एपिक कार्ड जिसे कहते हैं, ये इशू किया जाता है, ठीक है। अब हो क्या रहा था, मैनुअली हो रही थी सारी चीज़ें, तो एक जैसे नंबर जो है बहुत सारे लोगों को इशू हो गए हैं। तो ऐसा इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक पर्टिकुलर वोटर आई कार्ड हो गया। लेट्स से जैसे मेरा वोटर आई कार्ड है तो मेरे एरिया के लिए वो वैलिड है, अपने एरिया में ही जाके मैं वोट दे सकता हूँ। लेकिन अगर सेम नंबर का कहीं और भी इशू हो चुका है तो वो सिर्फ उसी एरिया में वोट दे सकता है, ना कि मेरे एरिया में आके वोट देगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि घबराने की कोई बात नहीं है। अब एपिक एरोनेट करके 2 भी आ चुका है, तो इसको बेसिकली सेंट्रलाइज कर दिया गया है। तो ये जो डुप्लीकेसी है उससे निपटा जा सकेगा। एरोनेट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको देखना हो तो जैसे इसी पे क्लिक करो, ये खुल गया, ओपन सफारी करते ही वो खुल जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखो आपको आता है या नहीं आता। अभी जस्ट डिस्कस करा था, शायद 3 मार्च का है। उसके बाद एक हमारा 69 सेशन हुआ है, किसका, कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। किसका, कमीशन ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन, कहाँ पे, UN हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर 69th सेशन हुआ है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली हुआ क्या है, ग्लोबल इसका फोकस क्या है हमारा, CSW का, कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन का, जेंडर इक्वालिटी को लेके आना। हमने देखो कल परसों एडिटोरियल डिस्कस करा था वुमेन एम्पावरमेंट का, 8 तारीख को डिस्कस करा था शायद। तो वहाँ पे हमने एक बीजिंग डिक्लेरेशन के बारे में डिस्कस करा था। देखो वही मैं बताता हूँ हमेशा कि ध्यान से सुना करो। ये देखो बीजिंग डिक्लेरेशन के बारे में डिस्कस करा था, और ये जो है आज हमारा पेपर 1 के लिए आ गया, ठीक है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट तो है ही। अब आपसे पूछ ले ये कि बीजिंग जो डिक्लेरेशन है इसका संबंध इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेस्ट डिस्क्राइब द मीन्स पर्पस ऑफ
दिस बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। तो बीजिंग का नाम सुनते ही तो हमें वो स्ट्रेटेजिक सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, तो वुमेन एम्पावरमेंट कौन याद रखेगा, लेकिन है ये वुमेन एम्पावरमेंट से, जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड, इसीलिए बोलता हूँ थोड़ा सा ध्यान से सुना करो, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि ये जो यूएन में हुआ है हमारा कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन एट द यूएन हेडक्वार्टर में जो 69th सेशन हुआ है, इसके अंदर हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्टर है अन्नपूर्णा देवी, उन्होंने लीड किया था, हाईलाइट करा था गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स थे। और ये सारे इनिशिएटिव हमने शायद देख भी लिया था, आपको याद होगा। डेली डिस्पैच हमारा 8 मार्च का थोड़ा देख लेना या 7 मार्च का देख लेना, दोनों के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट ही था। तो ये हमने डिस्कस करा था कि हमारी गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव्स कर रही है वुमेन्स के लिए, ठीक है। तो ये पेपर 2 के लिए तो हम कर नहीं रहे हैं, पेपर 1 के लिए ही हमारा। तो यहाँ पे हम उस कमीशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट, जहाँ पे ये 69th सेशन हुआ था ये वाला, ठीक है। तो ये जो हमारा कमीशन है ये आता किसके अंदर है, ये आता है हमारा ECOSOC के अंदर, इकोसोक के अंदर बोलता हूँ मैं तो इसको, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर। और ये क्या चीज़ है, ये हमारा यूएन का पार्ट है, ये इकोसोक जो है ये हमारा यूएन का पार्ट है, इसके अंदर आता है। कब हुआ था एस्टैब्लिश, 1946 के अंदर एक रेजोल्यूशन के द्वारा, ठीक है। और ये जो है यही इंप्लीमेंट करता है किसका, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, क्या, जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। और ये जो कमीशन है ये सपोर्ट भी करता है यूएन वुमेन को, हेडक्वार्टर का है हमारा न्यूयॉर्क में, आपको पता होना चाहिए कि 69 सेशन हुआ कहाँ था, न्यूयॉर्क में, उसी के हेडक्वार्टर में हुआ था। तो यही सारी कुछ न्यूज़ है CSW के बारे में। आई होप ये भी समझ आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों, आ गई तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और ये कुछ जो हमारा दिख रहा है आपको ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ऐसे राइटिंग आने के चांसेस हैं कि आप देख रहे हैं कि प्राइवेट जो सेक्टर्स है वो हर एक सेक्टर में जो है एंटर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारा जो LPG रिफॉर्म हुआ था उसके जो फ्रूट्स हैं, ठीक है, वो हमें आजकल देखने को मिल रहे हैं कि हमारा देखो नया इंडियन जो प्राइवेट सेक्टर है उसने जो LAC हमारा जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है हैंड ओवर करी है हॉल को। तो कहीं ना कहीं ये जो LPG रिफॉर्म हुआ था उसी का रिजल्ट है, नहीं उससे पहले तो हमारी इकोनॉमी कैसी कॉन्स्टेंट थी प्राइवेट सेक्टर के लिए आप सभी को पता है। तो ये आप कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे आया था हमारे विराट कोहली हो गए, हमारे रोहित शर्मा हो गए, ये जो 2 क्रिकेटर हैं ये ICIC में सबसे ज़्यादा ट्रॉफी जीतने वाले क्रिकेटर बन चुके हैं। तो थोड़े दोनों के नाम याद रख लेना और थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसे थोड़ा सा पढ़ लेना, कुछ नहीं है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है स्पोर्ट से भी। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप समझ आ गया होगा। आज का एडिटोरियल डिस्कशन काफ़ी लेट हो गई आज, मैं ट्राई करूँगा कि कल से जल्दी करूँ लेकिन हो नहीं पाता, लेकिन फिर भी मैं अपना मिस नहीं करता, तो आप भी मिस मत करना, ज़रूर इसको देखना, ठीक है। सो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।